हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। पार्ट 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि इंपीरियल डॉक्टर थोड़ा आलसी हो गया था क्योंकि उसे स्ट्रेस हो गया था। वो कुछ काम धंधा ही नहीं कर रहा था, जिस वजह से उसका सीनियर आकर उसे डांट रहा था। वो कहता है कि राजा तुम्हें बुला रहे हैं। वो वेनलाओ के पास जाता है तो कहता है कि महाराज आप क्या बीमार है। वेनलाओ कहता है कि मैं तो नहीं हूँ, पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम ज़रूर बीमार हो गए हो। आजकल तुम कॉन्क्यूबाइंस को देखने के लिए क्यों नहीं जाते हो? वो लोग मुझे कंप्लेन करती है तुम्हारी। कहीं तुम्हें खुजली तो नहीं हो रही है ना? इंपीरियल डॉक्टर कहता है कि नहीं तो मुझे तो खुजली नहीं हो रही। जब उसे इसका मतलब समझ में आता है तो वो कहता है कि माफ़ करना, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं अपना काम ठीक से करूँगा। वेनलाओ कहता है कि ठीक है, आगे से अगर तुम्हारी आलसीपन की एक भी कंप्लेंट आई तो मैं तुम्हारा माथा कलम ही करवा दूंगा। इंपीरियल डॉक्टर फिर वापस आ जाता है। उसका सीनियर फिर से उसे डांटने लगता है। वो कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्या तुम्हें राजा ने पनिश नहीं किया? वो तो डांट कर चला जाता है। उसके जाने के बाद इंपीरियल डॉक्टर कहता है कि मैं पागल हूँ, गधा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं क्या करूँ? मैं अपनी खुद की बीमारी ठीक नहीं कर सकता तो दूसरों की तो मैं क्या ही करूँगा। आई एम गुड एट नथिंग, मैं किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। वहाँ पर इंपीरियल गार्ड आता है जिसका नाम है बाउचू। वो कहता है कि मेरा एंकल मुड़ गया है, ज़रा देखना। तो वो अपना जूता निकालने लगता है तो इंपीरियल डॉक्टर कहता है कि ऐसा मत करो, इसे मत उतारो, मेरी आंखों में दर्द होता है। बाउचू कहता है कि पर स्मेल तो नाक से ली जाती है ना। एक मिनट, तुमने ऐसा चेहरा क्यों बनाया है? क्या मेरा पैर अब कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा? इंपीरियल डॉक्टर कहता है कि नहीं। क्या तुम अपनी ज़िंदगी से खुश हो? आज तक तुमने एक भी हमलावर को पकड़ा है? बाउचू कहता है कि क्योंकि महल की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इंपीरियल डॉक्टर कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। इस साल तुमने क्या एक भी हमलावर को पकड़ा है? बाउचू थोड़ा सोचने लगता है। वो गिनती करके कहता है कि एक भी नहीं। इंपीरियल डॉक्टर कहता है कि हम दोनों तो सेम है, हमने अभी तक धाड़ मारने जैसा काम तो कुछ किया ही नहीं है। देखो, तुमने अभी तक एक भी हमलावर को नहीं पकड़ा है। दूसरी तरफ मैं हूँ जो कि हमेशा ही पेशेंट को देखने के लिए लेट जाता है। हम दोनों ही महल के फेलियर इंसान हैं। ये इंपीरियल डॉक्टर खुद तो स्ट्रेस में था, अब वो बाउचू को भी डाल देता है। बू मेंग रात में वेनलाओ के लिए पर्स बना रही थी क्योंकि वेनलाओ ने उसे ऑर्डर दिया था। शाओ अपनी प्रैक्टिस करने आती है तो वो कहती है कि छत पर कौन है? बू मेंग कहती है कि अरे ये मैं हूँ। फिर शाओ उसे देखने के लिए जाती है। वो कहती है कि ये तुम्हारी उंगलियों को क्या हुआ है? बू मेंग कहती है कि सुई चुभ ना जाए इसलिए मैंने प्रोटेक्शन के लिए लगाया है। शाओ कहती है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है तो तुम अंदर चली जाओ। बू मेंग मना करती है कि मुझे इंसोमिया है, वैसे भी चू अंदर सो रही है तो मैं उसे उठाना नहीं चाहती। शाओ कहती है कि फिर तो तुम्हें दवाई ले लेनी चाहिए। बू मेंग कहती है कि उस इंपीरियल डॉक्टर के पास से तो मैं कुछ भी नहीं लेना चाहती है, वो तो पागल है, साथ में मुझे भी कर देगा। शाओ कहती है कि आजकल ना वो स्ट्रेस में रहने लगा है जिस वजह से वो महल में सबको गलत दवाई दे रहा है, हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन चू जाती है इंपीरियल डॉक्टर का स्ट्रेस दूर करने के लिए। वो खाने की बात किए जा रही थी तो इंपीरियल डॉक्टर कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? उसके बाद यान जाती है। वो अपने मशीन यंत्र वगैरह के बारे में बातें करने लगती है। इससे भी उसका रिएक्शन सेम ही था। उसके बाद शाव आती है। वो कहती है कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसके कारण तुम्हारे मन से स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो इंपीरियल डॉक्टर कहता है कि क्या तुम थक गई हो? फिर वहाँ पर बू मेंग आकर कहती है कि तुम सारे लोग किसी भी काम के नहीं हो, ज़रा मुझे देखो कि मैं कैसे करती हूँ। फिर वो इंपीरियल डॉक्टर से कहती है कि इन सारी लड़कियों को देखो ज़रा। वो यान की ओर इशारा करके कहती है कि ये है जिसको हमेशा ही उसकी जूनियर इग्नोर करती रहती है, ये काफ़ी परेशान है पर फिर भी वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रही है। दूसरी है चू, हमेशा ही खाती रहती है और कितनी स्किनी है, वाइट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती है, पर वेनलाओ अभी तक उसने उसको भाव नहीं दिया है। इस वजह से ये हमेशा ही दुखी रहती है, पर ये भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रही है ना। अब बू मेंग शाओ पर आती है। वो कहती है कि तुमने फेमस जनरल शंशान का नाम सुना है? ये ना उससे प्यार करती है। सुना है कि वो युद्ध के मैदान से ही कहीं गायब हो गया है, 3 सालों से ये नहीं मिला है, पर शाओ अभी भी उसका इंतज़ार कर रही है। क्या पता वो मर गया हो। देखो ये कितनी ज़्यादा दुखी है पर अपनी ज़िंदगी को ये खुशी से जी रही है ना। अब तो तुम्हें पता लग गया ना कि सारे लोग दुखी होते हैं, सभी के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो होती ही रहती है, पर वो लोग खुश रहने की ट्राई करते हैं। इंपीरियल डॉक्टर कहता है कि हाँ सही कहा, ये सारे लोग तो कितनी दुखी है, मुझे ना इस पर दया आती है।
चलो बूमेंग का भी प्लान फेल हो जाता है। जब वो बाहर आती है तो यान गुस्से से उसे कहती है कि मेरा क्रिएशन बेकार होता है। चू कहती है कि मैं सिर्फ खाना ही खाती रहती हूँ। फिर शाओ कहती है कि तुमने मेरा भांडा उसके सामने क्यों फोड़ दिया, मैंने तो तुम्हें दोस्त समझकर अपने दिल की बात बताई थी, तुम ना बहुत ही ज़्यादा क्रूल हो। बूमेंग कहती है कि माफ़ करना, मैं तो बस इम्पीरियल डॉक्टर को फिर से वापस लाना चाहती थी, उसका स्ट्रेस दूर करना चाहती थी, इसीलिए ऐसा किया। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। आगे हम देखते हैं कि यान भागती हुई आती है और कहती है कि इम्पीरियल डॉक्टर पहले सबको परेशान करता था पर अब तो उसने खुद को ही हर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। बूमेंग यहाँ पर एक नया प्लान बनाती है। इम्पीरियल डॉक्टर छत पर खड़ा था तो ये सारी लोग भी आ जाती है। वहाँ पर इम्पीरियल डॉक्टर का आइडल आता है जिसका नाम था हुआ चू म्याओ। इम्पीरियल डॉक्टर कहता है कि आप यहाँ कैसे, तो पर्दे के पीछे छुपी शाओ कहती है कि तुम्हें क्या ये लगता है कि ये कोई नाटक चल रहा है, मैं यहाँ तुमसे स्पेशली मिलने के लिए आया हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, पर तुम तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड लग रहे हो। इम्पीरियल डॉक्टर कहते हैं कि पर आपको ये बात कैसे पता चली, तो शाओ कहती है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि मुझे पता ना हो। उसके बाद शाओ एक मस्त सी मोटिवेशनल स्पीच देती है जिसके कारण वो खुश हो जाता है। टहलता हुआ वैन लाओ उसी जगह पर पहुंच जाता है। वो कहता है कि तुम लोग वहां पर कर क्या रहे हो। बाद में बूमेंग वैन लाओ को सब कुछ बता रही थी। वैन लाओ कहता है कि मुझे ये शाओ कहीं दिख नहीं रही है, तो बूमेंग जल्दी से उसका मुंह बंद कर देती है। वैन लाओ भी सब कुछ समझ जाता है पर इम्पीरियल डॉक्टर वो तो खुश नज़र आ रहा था क्योंकि उसको तो यही लग रहा था कि हुआ चू म्याओ सच में आया है। चाहते टाइम बूमेंग अपना बनाया पर्स वैन लाओ को देती है। वैन लाओ उसे देखकर कहता है कि ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगली है, अगर किसी ने देख लिया तो मुझे शर्म आएगी। पर ये क्या है, तुम्हारी आंखों में कुछ लगा है, ज़रा अपनी आंखें बंद कर देना तो मैं उस कचरे को निकाल देता हूँ। बूमेंग अपनी आंखें बंद कर देती है। अब वैन लाओ देखने लगता है। वो कहता है कि ये तो कितनी ब्यूटीफुल है, पर जब ऐसे शांत बैठती है तभी। फिर वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है तो गार्ड्स और वैन लाओ सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। अकेली बूमेंग ही वहाँ पर बचती है। बूमेंग फिर अपनी आंखें खोलती है। वो देखती है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो बूमेंग कहती है कि वो गधा फिर से मुझे मामू बनाकर चला गया। अगले दिन खुश होकर इम्पीरियल डॉक्टर बूमेंग के पास आता है। वो कहता है कि क्या मेरी मीटिंग मेरे आइडल से फिर से एक बार फिक्स करा सकती हो। बूमेंग डर जाती है और कोई बहाना मार देती है। वहाँ पर बाओचू आता है और कहता है कि मैंने एक हमलावर को पकड़ लिया है। जिस तरह से वो उस हमलावर का हुलिया बता रहा था तो बूमेंग समझ जाती है कि ये तो डिवाइन डॉक्टर हुआ चू म्याओ ही है। बूमेंग तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है पर इम्पीरियल डॉक्टर वो तो कुछ भी समझ नहीं पाता। पर उसे जब लाइट होती है तो वो कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर वो अपने आइडल को छुड़वाने के लिए जाने लगता है। रात में बाओचू एक हमलावर के साथ फाइट कर रहा था। वो एक लड़की थी पर वो उसे पकड़ता उससे पहले ही वो लड़की भाग जाती है। वो जल्दी से उठ जाता है क्योंकि वो तो बस सपना ही देख रहा था। वो कहता है कि हे भगवान, मैंने तो सपने में भी हमलावर को जाने दिया। अगले दिन बाओचू इन सारी लोगों के पास आता है। वो कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। बूमेंग कहती है कि तुम हमेशा ही खाने के टाइम पर क्यों आते हो, तुम करना क्या चाहते हो। यान कहती है कि बाओचू बहुत सारी ब्लाइंड डेट्स पर गया है पर उसे रिजेक्शन के अलावा कुछ नहीं मिला है। बाओचू कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कोई भी लड़की मुझे भाव क्यों नहीं देती है। तो ये सारी लोग कहती है कि क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा एनोइंग हो। बाओचू कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम्हें तो मुझे कंसोल करना चाहिए। आजकल मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा हूँ क्योंकि मेरे सारे गार्ड्स मेरी बात को सुन ही नहीं रहे हैं, मुझे कोई भी भाव नहीं देते हैं, 18 किल की ही तारीफ करते रहते हैं। 18 किल राजा का खास आदमी है। बाओचू को ये लग रहा था कि 18 किल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो बूमेंग कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। उसके बाद बूमेंग वैन लाओ के पास जाती है और अब बाओचू के बारे में बातें करने लगती है। तो वैन लाओ कहता है कि तुम इतनी दिलदार कब से बन गई हो। बूमेंग गलती से सच बोल देती है कि मैं बोर हो रही थी और मुझे कुछ मज़ेदार करना था, पर वो जल्दी से अपनी बात को बदल कर कहती है कि क्या आप बाव के लिए 18 किल को बुला सकते हैं। वैन लाओ कहता है कि हाँ मैं ये करूँगा, मैं 18 किल को बुला दूंगा, पर एक कंडीशन है। बूमेंग कहती है कि एक क्यों, आप 100 काम मुझे दे दीजिए। वैन लाओ कहता है कि सही कहा, तो तुम मेरे लिए 100 काम करोगी। बूमेंग कहती है कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं अपने शब्द वापस लेना चाहती हूँ। वैन लाओ कहता है कि नहीं, अब तो तुमने बोल ही दिया है। फिर वो 18 किल को बुलाता है। वहाँ पर उसका बॉडीगार्ड आता है। बूमेंग कहती है कि ये तो एक ही बंदा है, बाकी के 17 कहाँ गए।
तो वो गार्ड कहता है कि मेरा ही नाम 18 किल है। उसके बाद बूमेंग 18 किल को बाउचू से मिलाने के लिए ले जाती है। 18 किल कहता है कि मेरा नाम है 18 किल। बाउचू भी कहता है कि क्या एक ही आदमी है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मुझे तो लगा था कि ये पूरी टीम है। तो 18 किल कहता है कि मेरा ही नाम 18 किल है, ये कोई टीम नहीं है। बाउचू कहता है कि तो तुम ही राचा को प्रोटेक्ट करते थे, ये तो कितना इरिटेटिंग है। पर 18 किल वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लंच करना चाहता हूँ। फिर बाउचू वापस आ जाता है। सारे उसके गार्ड उसकी तारीफ करने लगते हैं और उसकी खातिरदारी कर रहे थे। पर बाउचू कहता है कि मैं अपने साथ मेरे अपने एक दोस्त को लाया हूँ जिसका नाम है 18 किल। ये सुनकर सारे गार्ड्स बाउचू को छोड़कर 18 किल के पास चले जाते हैं। वो उसकी तारीफ करने लगते हैं कि आप तो कितने हैंडसम हैं। बाउचू कहता है कि तुम अपने चीफ को छोड़कर वहाँ कैसे जा सकते हो, पर कोई भी गार्ड उसकी बात को नहीं सुन रहा था। एक गार्ड कहता है कि 18 किल, क्या आप मेरे गाल पर ऑटोग्राफ करेंगे, मैं ना इसे आधे साल तक नहीं धोने वाला हूँ। बाउचू कहता है कि बेशर्म कहीं के कुछ तो सोच समझ कर बोल। सारे गार्ड्स उसे परेशान कर रहे थे तो 18 किल वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक गार्ड कहता है कि वो तो कितना हैंडसम था। बाउचू कहता है कि उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था, तुमने तो उसका चेहरा देखा भी नहीं और तुम ये कह रहे हो कि उसका चेहरा हैंडसम है, मैं उससे ज्यादा हैंडसम हूँ। फिर से रोता हुआ बाउचू इन सारे लोगों के पास आता है। वो कहता है कि आज तक मैंने कोई भी काम ढंग से नहीं किया है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो राजा मुझे फायर कर देंगे। उसके बाद ये सारे लोग एक प्लान बनाते हैं। बूमेंग वेनलाओ को लेकर रात में वॉक करने के लिए आती है। वो नज़ारा देखने को कह रही थी पर अचानक से ही वहाँ पर हमलावर आ जाता है। बाउचू उसके पीछे भागने लगता है। बाउचू के सारे गार्ड्स तो कहते हैं कि इसे पकड़कर जेल में डाल दो, पर बाउचू कहता है कि नहीं। वो उस हमलावर के साथ बात करने लगता है। वो हमलावर बात करती है जो कि एक लड़की थी। तो बाउचू कहता है कि अरे वाह, शाओ ने तो अपनी आवाज़ भी बदल दी है। फेनलाओ जो कि दूर से ही यह नज़ारा देख रहा था, वो तो बहुत ही ज़्यादा चालाक था। वो कहता है कि यह असली हमलावर है, यानी कि बूमेंग के प्लान के बारे में फेनलाओ को सब कुछ पता था। बाउचू को लगता है कि यह शाव है तो वो अपनी बातों में उसे फुसलाकर बहलाकर वहाँ से जाने को कह देता है। उसके जाने के बाद असली शाव वहाँ पर आती है और हमला करने लगती है। उसकी आवाज़ को सुनकर बाउचू को पता लग जाता है कि उसने असली हमलावर को छोड़ दिया है। वो उसके पीछे जाता है और शाव यहाँ पर फाइटिंग कर रही थी। बूमेंग को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। बाउचू उस लड़की के साथ फाइटिंग कर रहा था और उसके सपने में जो कुछ भी हुआ था, जो भी उस लड़की ने बात की थी, वही सब कुछ रियल में भी हो रहा था। बाउचू कहता है कि ये इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है। सपने के मुताबिक बाउचू उस लड़की का मास्क हटा देता है तो ये तो वही सपने वाली लड़की थी। बाउचू उस लड़की का चेहरा देखने के बाद पहली ही नज़र में उसे प्यार करने लगता है। वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। बाउचू कहता है कि तुम्हारा नाम तो बताती जाओ। तो वो लड़की कहती है कि मेरा नाम सुसु है। उसके बाद से ही बाउचू उसके ख्यालों में खोने लगता है। सारे गार्ड्स कहते हैं कि हमारे चीफ को पता नहीं क्या हुआ है, काफी सारी ब्लाइंड डेट्स पर वो फेल हो चुके हैं, शायद ये इसी का ही असर है। बाउचू फिर इंपीरियल डॉक्टर से मिलता है। इंपीरियल डॉक्टर सुसु की फैमिली के बारे में बातें कर रहे थे कि उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। तो बाउचू गुस्सा हो जाता है कि तुम सुसु के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की है। वो सुसु को महल के बाहर देख लेता है तो वो उसे मिलने के लिए चला जाता है। फिर इंपीरियल डॉक्टर भी उसके पीछे जाता है। बाउचू तो आज उसे प्रपोज करने वाला था, पर सुसु कहती है कि आज मुझे 3 चीज़ें तुम्हें कहनी है। पहला, थैंक यू उस रात मुझे बचाने के लिए। दूसरा, थैंक यू तुमने मेरी फैमिली का केस हैंडल किया। और तीसरी चीज़ ये है कि मैं तुम्हें गुड बाय बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं होम टाउन जा रही हूँ। मैं अपने मंगेतर से वहाँ शादी करने वाली हूँ। ये सुनकर तो बाउचू का दिल टूट ही जाता है। वीडियो होती है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।